गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला जो टॉपिक है ना उसको ध्यान में रखिए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले जो है ना 29 कानून हुआ करता था। कितना? 29। तो उसको अब जो है ना छोटा कर दिया गया है। अब उसकी संख्या 4 हो गया है। उसको हम लोग समझेंगे कि इसका जो है ना जो श्रमिक वर्ग हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से याद रखिएगा। सबसे पहला बात करेंगे, पहले 29 जो है ना लेबर कोड हुआ करता था। इसकी संख्या घटाकर अब 4 कर दिया गया है और इसको लागू भी कर दिया गया है। आइए देखिए फायदा किसको किसको मिलेगा। जो गिग वर्कर होते हैं ना, जो डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं, उनको जो है ना सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी पहले नहीं मिलता था, तो उनके प्रावधान को शामिल किया गया है। महिलाओं के प्रावधान को शामिल किया गया। कहने का मतलब कि अगर महिला रात में काम करती है, रात की पाली में, ठीक है, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी भी होगा। आपको बता दें, अगर जो श्रमिक 40 वर्ष से अधिक हो गए हैं तो उनका एनुअल चेकअप होगा, मेडिकल। ठीक है। और यहाँ पर न्यूनतम न्यूनतम जो सैलरी है ना उसके बारे में बात किया गया है कि आपको देना होगा। और जो सैलरी भी है ना वो भी आपको टाइम पर देना होगा, आप लेट नहीं करोगे। और बताते हैं आपको, यहाँ पे जो है ना नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बात किया गया है। अगर आप किसी को रखते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। तो ये सब प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहले ये सब कुछ नहीं था। किसमें? जो पुराने कानून थे। तो आपसे पूछेगा इसका जो है ना श्रमिक वर्ग को कैसे प्रभावित करेगा। इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, मेंस में भी पूछेगा। तो आपको इन्हीं तमाम फैक्ट के आधार पे अपनी बातचीत करना है। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है। भारत का जो रुपया है ना वो कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। इसके कारण को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछना होगा तो कारण पूछेगा आपसे। तो आप देख रहे हो ना, जो वैश्विक जो स्थिति है, वैश्विक जो स्थिति है ना उसके कारण जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा है। क्योंकि जो हमारा रुपया है ना वो बाजार के मापदंड पे क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है, कम या अधिक होता है। कहने का मतलब कि हमारे रुपया को कंट्रोल कोई नहीं करता है। वो बाजार में जो नियम कायदे जो चलता है, जिस तरह के व्यापार चलते हैं, उससे हमारा रुपया डिसाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो व्यापार संबंधी जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है ना, तो इनके कारण जो है ना हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। ऊपर से डॉलर क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। जो अमेरिका का जो नीति है उसके कारण भी हमारा रुपया क्या होता है? प्रभावित होता है। आप टैरिफ वार देख रहे हैं ना, उसके कारण भी हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है। फिर आप देखोगे ट्रेड वार, उसके कारण भी हमारा क्या हो रहा है? रुपया कमजोर होता है। तो कारण में ये 5-6 पॉइंट याद रखिएगा। मौका मिलेगा आपको कभी भी यूज करने का तो यूज करना आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए, रुपया जब कमजोर हो रहा है ना तो इसका इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब भी रुपया कमजोर होगा तो जो हमारे एक्सपोर्टर भाई लोग हैं ना उनको फायदा होगा, क्योंकि उनका जो वस्तु है, जो गुड है, वो सस्ता हो जाएगा। तो लोग खरीदना पसंद करेंगे। सस्ती वस्तुओं को बहुत लोग खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन जो इंपोर्टर भाई लोग हैं उनके लिए नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि रुपया जो है ना कमजोर होता है, तो जो इंपोर्टर लोग होते हैं, जो बाहर से खरीदते हैं सामान, उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इनके लिए नुकसान होता है। तो दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। उसके बाद आइए, ये क्या है। हाँ, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ ना, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ लाल किला के पास, तो वहां पे जो विस्फोटक या केमिकल इस्तेमाल किया गया, अमोनिया अमोनियम नाइट्रेट। तो अब आपका साइंस में क्वेश्चन यहां से आना कंफर्म हो गया। पहला पूछेगा कि अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला के बारे में बताइए। तो देखिए, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NH4NO3। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका यूज कहां कहां पे होता है? तो फर्टिलाइजर बनाने में, उसके बाद एक्सप्लोसिव में, मतलब बम वगैरह बनाने में, एक्सप्लोसिव। फिर आतिशबाजी, मतलब जो पटाखे वगैरह बनते हैं, क्रैकर वगैरह, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और लाफिंग गैस में इसका इस्तेमाल होता है अमोनियम नाइट्रेट का। आपने यूज देख लिया, केमिकल फॉर्मूला देख लिया। अब इसको जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होता है? जब कोई ईंधन में जो ब्लास्ट होता है वहां पे ऑक्सीजन प्रदान करने का काम यही करता है अमोनियम नाइट्रेट। इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। साइंस वाला सेक्शन में अब यहाँ से क्वेश्चन आना कंफर्म हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे, अब क्या बात करें? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली जो पहाड़ी है, जो भारत की प्राचीन पहाड़ी है अरावली, वहां पे खनन वगैरह मत करो अब, क्योंकि वहां से हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे पहाड़ की जो जीवन है उसको नष्ट कर रहा है। कुल मिलाकर जब ये आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अरावली के बारे में पूछेगा आपसे कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरावली। और आपको बता दें, जो विश्व में भी जो प्राचीन है ना, उसमें भी ये शामिल है अरावली। ये प्राचीन है, मैप में आप देख सकते हो, ये अपना प्यारा भारत का जो मैप है ना, यहाँ पे अरावली, विंध्याचल और सतपुरा, ये तीनों जो पहाड़ी जो श्रृंखला है ना, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए आपसे पूछेगा। तो इसको याद रखिएगा। एक तरफ हो जाएगा आपका अरावली, उसके नीचे विंध्याचल, देखिए वी से होता है लेकिन आप बी नोट कर लिए, याद करने में आपको सहायता होगा। और सतपुरा, अल्फाबेट में ए पहले आता है, बी पहले आता है, उसके बाद सी आता है, एस आता है। तो ऐसे सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अरावली का जो रीजन है किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, ये आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में, राजस्थान और गुजरात में। आपसे पूछ लेगा आने वाला एग्जाम में कि अरावली जो है ना किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो 4 राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 2 आर्टिकल बहुत पूछता है, आर्टिकल 200 संविधान का और आर्टिकल 143 बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यकीन नहीं होता है, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, करीब आपको 10-15 बार देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 143 में क्या है? राष्ट्रपति को पावर है, किसको? राष्ट्रपति को पावर है, अगर उनको किसी भी मुद्दे पे सलाह चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो इस आर्टिकल का यूज करेंगे 143 का। और 200 में क्या है? मान लीजिए विधानसभा से कोई बिल पास होता है और वो किसके पास जाता है? गवर्नर के पास। तो गवर्नर के पास 2-3 प्रावधान है, या तो सहमति दे देंगे, रोक लेंगे, या उसको लौटा देंगे। तो ये चीज आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे अभी हाल में चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है ना, जो शक्ति का जो पृथककरण, ये देखिए जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल कहने का मतलब क्या होता है? केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार, ठीक है। दोनों के अपने अपने अधिकार दिए गए हैं कि आपको इस मुद्दे पे कानून बनाना है, इस मुद्दे पे कानून को लागू करना है। सबके अपने अपने पावर बांटे गए हैं, उसी को बोलते हैं फेडरल सिस्टम। और एक दूसरे का में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इसी को फेडरल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है ना, गवर्नर को ये नहीं कह सकते कि आपको इतने समय सीमा के अंतर्गत आपको जो है ना फैसला देना होगा, हाँ, लेकिन आप देर भी नहीं कर सकते अनंत समय के लिए। इस कारण से ये चर्चा में आ गया, ध्यान में रखिएगा। और गवर्नर को लेकर यहाँ पे शिकायत किया जाता है, लोगों का आरोप रहता है कि केंद्र के इशारे पे काम करती है, ये रबर स्टैम्प के रूप में काम करती है, ये जो राज्य की जो नीतियां है ना उसको रोकने का काम करती है। इस तरह के आरोप जो है ना लगाए जाते हैं गवर्नर पे। तो आने वाला एग्जाम में जो है ना गवर्नर से क्वेश्चन आना कंफर्म, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका इस्तेमाल होगा, जो मैला होता है ना, जो मजदूर होते हैं जो टंकी में घुसकर अपने हाथों से साफ करते हैं ना, तो अब इनको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब एआई पर बेस्ड एक रोबोट जो है ना साफ करेगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसा टेक्निक भारत में नहीं है, जितने भी डेवलप कंट्री है, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, इस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अब भारत भी करेगा। तो जो श्रम, जो लोग पहले इससे काम से जुड़े हुए थे, तो उनका पुनर्वास होगा, उनको वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा, उनको मशीन चलाने के लिए ट्रेन किया जाएगा, उनको डेटा का एनालिसिस करने के लिए सिखाया जाएगा, तो इनका लाइफ जो है ना बेहतर हो पाएगा। कुल मिलाकर ये आर्टिकल बात किया गया है कि जो मैला ढोने की जो प्रथा है वो भारत में अभी प्रचलित है, उसको दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन वो फिर भी देखने को मिलता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या प्रशासनिक को दोष दें हम,
क्या हम नीतियों को जो पालन सही से नहीं हो रहा है उसको दोष दें? ठीक है, थोड़ा सा ओके, परफेक्ट है ना। तो क्या किसको किसको हम दोष दें? यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो जो अमानवीय प्रथा है, इसमें प्रशासनिक कमियां नजर आता है, या लोगों का नैतिक बहुत कमजोर है यहाँ पे, इस तरह की बातें की गई है। तो इसी जो मैला ढोने की जो प्रथा है, जो लोग यहाँ पे धोते हैं और कई लोगों का जान भी चला जाता है, क्यों? क्योंकि जो टंकी जो होता है ना, उसमें जहरीली गैस होता है मीथेन, जिससे इनको सांस लेने में तकलीफ होती है और उनका मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर बात किया गया है कि अब जो है ना हम लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे, रोबोट जाके साफ करेगा, है ना? ये अच्छा आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 आर्टिकल और भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21, तीनों को देखते हैं एक-एक करके। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, या जितना भी व्यक्ति है, जो गैर नागरिक हो गया, जैसे ब्रिटिश लोग भी आके मतलब बाहर से भी लोग आकर भारत में रहते हैं ना, तो कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या है? कानून के सामने सब इक्वल हैं, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, सब बराबर हैं। ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये कहता है कि जो छुआ-छूत है, हमारे समाज में था, हमारे देश में था पहले, उसको खत्म कर दिया गया और आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत इसको ला दिया गया। अगर कोई छुआ-छूत को लेकर यहाँ पे करता है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है? लिबर्टी के बारे में बात किया जाता है। व्यक्ति की अपनी गरिमा होता है आर्टिकल 21 में, है ना? इसको लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप बताइए, लोगों को अपने मनपसंद जो साथी होता है, उसके साथ शादी करने का जो अधिकार है, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 21। ये आपका यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, जेपीएससी में बहुत बार रिपीट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये है होम मिनिस्टर सेंट्रल वाले अमित शाह जी। तो अब चर्चा में क्यों आ गए? क्योंकि इन्होंने कहा कि देश के सामने जो आंतरिक जो चुनौती है वो क्या-क्या है? तो आतंकवाद तो है ही। आपने दिल्ली ब्लास्ट को देखा, नक्सलवाद आपने देखा छत्तीसगढ़ में। आप देख रहे हो यहाँ पे साइबर साइबर अटैक, आप देख रहे हो डिजिटल अरेस्ट वगैरह। अब घुसपैठी भी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, इलीगल तरीके से भारत में घुस रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके अधिकारों को क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो हमें मैंडेट मिला है, कहाँ? बिहार में, वो हमें घुसपैठियों के मुद्दों पर जो है ना, लड़ने के लिए मिला है। ध्यान रखिएगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सामने आंतरिक चुनौती कौन-कौन सा है? तो जो-जो हमने लिखा वहाँ पे, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। ये जो है ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछेगा सीधा कि किस फील्ड में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। और ये इस बार जो है ना, 59th नंबर का मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये देखिए, 59वां, है ना? किनको मिला है? नाम याद रखिएगा। नाम क्या है इनका? विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है इनका? विनोद कुमार शुक्ल। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब वही है, जो लेबर कोड था पहले 29 था, अब संख्या घटाकर इसका 4 कर दिया गया है। तो इसको कैसे फ़ायदा पहुँचेगा? तो आपको बता दें, यहाँ पे नियुक्ति पत्र जो है ना, देने का प्रावधान किया गया है। समान वेतन मिलेगा लोगों को, जल्दी वेतन मिलेगा, मतलब समय पे मिलेगा। और 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले अगर श्रमिक हैं, तो उनका जो है ना, मेडिकल चेकअप होगा, वो भी फ्री में होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र है, वहाँ पे 100% जो है ना, मेडिकल कवरेज किया जाएगा। तो आपको बता दें, जो सोशल सिक्योरिटी था 2015 में, वो मात्र 19% था। 2015 में कितना था? अब वो बढ़ के कितना हो गया? 64%। लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान किया जा रहा है, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। अब आइए यहाँ पे, हाँ, वही रुपया के बारे में बात किया गया है कि रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो हम लोग बताए ना अभी कि एक्सपोर्ट को लेकर और इम्पोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपोर्ट, अगर हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। और इम्पोर्ट क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ज़्यादा पेमेंट करना होगा, कुछ चीज़ खरीदना है तो, बाहर से।
और एक्सपोर्ट में क्या होता है, तो जो इंडियन प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाता है, तो लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। उसके बाद हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, उसको नुकसान पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको बाहर से कुछ खरीदना है तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तो ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा? घटेगा। यही सब चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, और हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है, तो व्यापारिक तनाव के बारे में आप बताइएगा, जो अमेरिका जो शुल्क नीति जो एक तरफ़ा बढ़ा दिया है, उसके बारे में चर्चा कीजिएगा, ठीक है? अब बात करेंगे यहाँ पे किसान के बारे में, बहुत न्यूज़ में चल रहा है। प्रधानमंत्री अ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा बीमा योजना, ठीक है? 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लागू किया गया था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा क्लाइमेट चेंज के कारण जो लोगों का फसल नुकसान हो रहा है ना, तो किसानों को मुआवजा के नाम पर ₹17, ₹21, ₹100 अकाउंट में आ रहे हैं। तो बताइए, ये किसानों की मेहनत के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? उनको सही से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण से बहुत चर्चा में आया था। और अभी इन्होंने ये जो है ना अ, किसान मंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा, क्या कौन है ये? हाँ, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने कहा कि अब जो जानवरों के कारण जो फसल का नुकसान होगा ना, तो उसको भी अब शामिल किया जाएगा मुआवजा में। ये किसानों के लिए बेहतर कदम है। अब बात करेंगे यहाँ पे कॉप 30 के बारे में। कहाँ पे हो रहा है ये कॉप 30? ये हो रहा है ब्राज़ील में, ठीक है? ब्राज़ील के बेमेल शहर में। तो भारत ने जो है ना मेन मुद्दा क्या उठाया कि जो अमेरिका के द्वारा या कह लीजिए जो विकसित देश हैं, वो एक तरफ़ा कार्रवाई कर रहे हैं टैरिफ लगाकर। जिससे क्या हो रहा है? जलवायु जो क्लाइमेट चेंज है उससे निपटने में हमें क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो फंड चाहिए हमको, वित्तीय सुविधा चाहिए, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। क्योंकि अमेरिका जो है ना बाहर हो गया है। अब आइए G20 के बारे में। यहाँ से जो मेन प्रश्न पूछेगा, कौन सा शहर में हो रहा है, कौन सा देश में हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है, जोहान्सबर्ग, ठीक है? हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे पहुँचे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग अपने व्यापार को, अपने रक्षा संबंध को, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में काम करेंगे, बेहतर करेंगे, ठीक है? तो आपको बता दें G20 जो है ना 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। उसका थीम वगैरह भी याद रखिएगा, आने वाला एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। भारत ने जो मुख्य मुद्दा उठाया है G20 में, वो जो वैश्विक मुद्दा है, जैसे कि वही ट्रेड को लेकर, ट्रेड वार को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है, ग्लोबल साउथ को लेकर, इन तमाम मुद्दों पे भारत जो है अपनी मांगे रख रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे रसिया यूक्रेन जो है ना, अभी तक जो है ना मसला नहीं सॉल्व हुआ है, युद्ध वाला। तो यहाँ पे यूएनओ को लेकर प्रश्न उठता है कि जो इसको करना चाहिए था ना, वो कर नहीं रहा है, वही यूनाइटेड नेशन वाला। तो वहाँ पे भारत रिफॉर्म की मांग कर रहा है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्टिकल लिए हुए हैं। यहाँ पे जो है ना 28 सूत्री फॉर्मूला बनाया गया है अमेरिका के द्वारा। और जो युद्ध हुआ है ना रसिया यूक्रेन के बीच में, मेन कारण क्या था कि यूक्रेन जो है ना, वो चाहता है कि नाटो का मेंबर बन जाए। किसका? नाटो का मेंबर। रसिया बोला नहीं बनने देंगे, जो करना कर लो, ठीक है? इसी कारण युद्ध हुआ और चल रहा है। तो अमेरिका जो 28 सूत्री एक फॉर्मूला बनाया है शांति प्रस्ताव को लेकर, उसमें ये प्रोविजन डाल दिया है कि यूक्रेन जो है ना नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, और रसिया यही तो चाहता था। अब शांति समझौता हो पाएगा। तो इतना जो झोल-झामाल दिखा 4 साल से दिख रहा था, वो सब बच जाता। कितना जान-माल का नुकसान हुआ है, कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, ठीक है? तो जो डेवलप कंट्री लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत चालाक होते हैं। अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो है ना, वो लोग चाहते हैं कि लड़ाई होते रहे विश्व में, अपना हथियार को बेचेंगे वहाँ पे, ठीक है? हमारे जो है ना डिफेंस मिनिस्टर है ये, इन्होंने क्या बात कहा? वही संयुक्त राष्ट्र को लेकर कि जो युद्ध चल रहा है वर्तमान में, कहाँ-कहाँ? इज़राइल हमास, रसिया यूक्रेन, सूडान में जो संकट है, मानवीय संकट है, अफ्रीकी कंट्री में कई संकट हैं। यहाँ पे जो यूएनओ को करना चाहिए था शांति के लिए, वो कर ही नहीं रहा है, वो चुप बैठा हुआ है। तो अब जो है ना वर्ल्ड को एक नया यूएनओ चाहिए, न्यू यूएनओ चाहिए। और आपको हमने बताया था
कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर क्यों बनना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, जाकर देखिएगा। उसके बाद बात करेंगे स्पोर्ट्स सेक्शन को लेकर। बहुत दिन के बाद स्पोर्ट्स सेक्शन पे हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि कुछ खास मिल ही नहीं रहा था। अब देखिए 2030 में जो राष्ट्रमंडल जो खेल है ना, वो भारत उसका मेजबानी करने वाला है, ऐसी बात की जा रही है। आज जो है ना ऑफिशियली मिल जाएगा उनको। आपको बता दें ये है पीटी उषा, और ये ना भारतीय ओलंपिक संघ के क्या है, अध्यक्ष है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2036 में भारत ओलंपिक करवाने पर भी विचार कर रहा है, और जितने भी प्रयास हैं सब भारत कर रहा है। तो एक जो ना सेपरेट वीडियो बना देंगे कि भारत स्पोर्ट्स अगर हो रहा है भारत में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत की छवि पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल साउथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये तमाम फैक्ट हम लोग डिस्कस किए। और ये पीडीएफ चाहते हैं ना, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और आप ही को फायदा होगा। धन्यवाद।